नमस्कार, रेडियो केदार पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मुलाकातों के सिलसिले में आज आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, यूँ तो अल्प दृष्टि दिव्यांग हैं, कहने को दूर तक नज़र नहीं जाती, पर अपनी निगाहें वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देते हैं जहाँ तक उनका लक्ष्य है। खेलते हैं, खेलने को ऐसे उतरते हैं कि फिर वो कुछ भी गेम नहीं छोड़ते, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभर कर आते हैं। बात करें सिर्फ स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेशन की, तो वहाँ उनके कदम थमते नहीं। जब बल्ला पकड़ते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट में। और जब फुटबॉल की बात आती है, जब गोल कीपिंग करते हैं, तो वो बेस्ट गोलकीपर बन जाते हैं नेशनल टूर्नामेंट के। बात यहीं तक नहीं रुकती, बात और आगे बढ़ती है। तो उसके बाद में जब गांव से निकलकर जहां कभी कंचे खेले होंगे और जब लॉन बॉल की बात आती है, तो वहां भी मेडल लेकर लौटते हैं, नेशनल मेडल लेकर लौटते हैं। बात जब पैरा एथलेटिक्स की होती है, वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वहाँ से भी मेडल लेकर लौटते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इनके बीच आज जिनसे बात करने जा रहा हूँ, जिनसे आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ, वो हैं गंभीर सिंह चौहान, इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर। गंभीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और रेडियो केदार का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। गंभीर, जैसा कि आप इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, बट हम वहाँ पर अभी नहीं आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी, पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं और उसके बाद में कैसे आपने शुरुआत की अपने जीवन में। आप, हालांकि आपकी उम्र अभी कम है, बट अब तक आप कैसे आए और कैसे बाहर निकल कर आए, क्योंकि गाँव से बाहर आना और उसके बाद एक इंटरनेशनल फलक पर अपना नाम लिखना एक बहुत अलग बात है। तो सर मैं आता हूँ, चकराता से आता हूँ और ये उत्तराखंड देहरादून के ही अंदर आता है चकराता। मैं एक छोटे से गांव बायला से आता हूँ, शायद नक्शे पे भी ढूंढने से नहीं मिलेगा वो, पर इतने छोटे से गांव से बाहर निकलना, इसका जितना भी श्रेय है मैं अपने माता पिता को देता हूँ कि उन्होंने मेरे को ऐसी जगह डाला जहाँ से मुझे इतना एक्सपोजर मिला चीज़ें करने को। मैं अभी NIPVD के नाम से जाना जाता था, उस टाइम पे NIVH के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। तो मैं नर्सरी क्लास में मेरा वहाँ एडमिशन कराया था मेरे पिताजी ने, और उसके बाद से जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई। मैं 4-5 साल की उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल में चले गया था, और उसके बाद क्योंकि जो वो स्कूल है वो जो अल्प दृष्टिहीन हो गए या दृष्टिहीन हो गए उन बच्चों के लिए होता है। तो किसी ने कहा कि, किसी ने सजेशन किया कि आपके बच्चों को कम दिखता है तो इस बच्चों का आप इस स्कूल में डाल सकते हो। तो पहला तो यही है कि घर से इतनी दूर निकल आना और पढ़ाई के लिए इतनी दूर जाना, और 4-5 साल का बच्चा, तो एक तो मन में एक कसक सी रह जाती है माता पिता की, क्या रहा कैसे भेज दें। तो खैर अगर भविष्य अच्छा बनाना हो तो दूर तक जाना ही पड़ता है। तो मेरे को मेरे माता पिता ने फिर वहाँ मेरे को दाखिला करवाया, और उसके बाद से जो मेरी जर्नी है वो अभी तक चल रही है सर। गंभीर, आपने कहा कि अल्प दृष्टिवान, और मैं यहाँ पर सुनने वालों को, श्रोताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बार बार यहाँ पर ब्लाइंड शब्द का प्रयोग करेंगे, वो टर्मिनोलॉजी है। वैसे जो ब्लाइंड है उनको विजुअल इम्पेयर्ड बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें किसी तरह का कोई, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा रोमांच आता है, और उस चीज़ में फिर कोई कोताही नहीं होती है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इफ़ आई एम विजुअली इम्पेयर्ड और अगर मैं अल्प दृष्टि बाधित हूँ तो उस चीज़ को मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात है गंभीर। गंभीर, आपने कहा कि आप छोटे से गांव बायला से आते हैं और उसके बाद में NIPVD में आपका एडमिशन हो गया। NIPVD में जब आपका एडमिशन हुआ तो कैसा लगा जब शुरुआत में आए, और उसके बाद में जहां घर में दही दूध खाते हैं बच्चे, वो उम्र होती है, खिलौनों से खेलते हैं, और आपको हॉस्टल में डाल दिया गया, कैसा लगा? वो शुरुआती साल कैसे थे? शुरुआत के साल सर, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा, 4-5 साल का बच्चा सर अपने माता पिता से दूर तो जा नहीं सकता, बहुत देर तक रह नहीं सकता है। पर ये क्या, वहाँ का जितना भी स्टाफ है या जितने लोगों ने मेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो वो लोग इतने प्यार से, इतना मतलब एकदम माता पिता की तरह रखते थे वहाँ। तो पहले के 1 हफ्ते तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार मेरा घर ना पीछे छूट गया है कहीं। और ये तो एकदम नए लोग आ गए मेरे सामने, और मैं झिझकता था पहले थोड़ा सा, यार पहले बात नहीं करना किसी से। फिर वहाँ सबके साथ जो सामंजस्य बैठा, उसके बाद तो बस ये होता था कि जब तक घर जा रहे हो, घर जाने के लिए एक्साइटमेंट ज़रूर रहती थी, शुरू के 1 हफ्ते तक रहती थी, जब घर जाने के बाद भी। बट घर जाने के 1 हफ्ते बाद ऐसा लगता था कि यार स्कूल अपना बहुत अच्छा है। वही सही था। वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर हम साल के लगभग 9-10 महीने हम वहाँ बिता रहे हैं, बिल्कुल। 2-3 महीने घर पे बिता रहे हैं, तो एक माता पिता से जो मिलने की लालसा होती है वो पूरी हो जाती थी। मतलब 2-3 हफ्ते काफ़ी होते हैं मिलने के लिए वैसे तो।
बट वहाँ आने के बाद फिर हम जो दोस्तों के साथ खेलना, उठना बैठना, वो जो हमारी जो आया होती थी वो हमें पकड़ के खाना खिला रही है, लेके जा रही है, तो उनको मैं बहुत मिस करता था। मतलब शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट रहा, बट बाद में उस सब की आदत पड़ गई। जैसे आपने कहा कि हॉस्टल में आ गए और उसके बाद में आप आगे बढ़ने लगे, और यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक, क्या चल रहा है अभी? सर जो मेरी अभी तक राइट नाउ आई एम परस्यूइंग बीएड स्पेशल इन विजुअली इम्पेयर्ड, और ये मैं अभी NIPVD से ही पूरा कर रहा हूँ, रिसर्च ऑफ स्पेशल डिपार्टमेंट से, वहीं से मैं कर रहा हूँ ये। और मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, अभी मेरे परीक्षाएं चल रही हैं, और कुछ महीनों में मैं इसको उत्तीर्ण कर लूँगा। क्या बात है। तो आपने जैसे कहा कि आप अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि NIPVD में है, उससे आप बीएड कर रहे हैं, स्पेशल बीएड है ना, स्पेशल VI वो कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें, क्योंकि बहुत लोग जो श्रोता लोग सुन रहे होंगे वो भी कहीं किसी में एक अलग सी जगह सकते हैं स्पार्क, क्या पता किसको कौन कहाँ मदद कर जाए। तो उस दृष्टिकोण से मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करता है, एक जो दृष्टि दिव्यांग जब पढ़ाई करता है, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं उसे, और किस तरह से वो पढ़ाई करके, क्योंकि आपने बेसिक्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद में आपने हायर सेकेंडरी और अब आप उच्च शिक्षा में हो, तो क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, और जब आप पढ़ते थे और आज के टाइम में क्या अंतर आप देख रहे हो? तो सर जब अगर मैं पहले की बात करूँ, थोड़ा सा अपनी 11th-12th की बात करूँ, तो उस टाइम पे जो हमें कोर्स है वो बहुत वास्ट लगता था, चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को करने में, क्योंकि तब तक हमारे पास असिस्टिव डिवाइसेस नहीं थे। असिस्टिव डिवाइस जो हमें सहयोग करे, हमारी जो चीज़ों को सुलभ बनाए और हमारे अधिगम यानी लर्निंग को और अच्छा बेहतर बनाए, तो उस तरह के डिवाइस इतने थे नहीं, या जितने भी थे वो ट्रायल बेसिस पे चल रहे थे। तो 11th-12th तक तो हमने जितनी भी चीज़ें की है वो लार्ज प्रिंट से, उस टाइम तक लार्ज प्रिंट आ चुका था, और ब्रेल, उनसे मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की है। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया और वेंकटेश्वर कॉलेज मुझे मिला, तो उसके बाद से थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी और आसान हो गई। तब तक AI का ज़माना आ चुका था, और उस टाइम पे क्या है कि लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, और स्कूल में इतना अच्छा था, हमारा स्कूल था बढ़िया कि उसने हमें जो कंप्यूटर है, जो टेक्नोलॉजी है, उस पर थोड़ा फोकस हमें पहले से ही दे रखा था। हालांकि हमने स्कूल टाइम तक उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट उसके बाद जो हायर एजुकेशन में गया UG में, तो मेरे को वहाँ उस चीज़ का बहुत सपोर्ट मिला। असिस्टिव डिवाइस जितने भी हो गए, चाहे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गए, या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हो गया, उससे मैंने अपनी चीज़ें पूरी की। और उसके बाद जब मैं अब देखता हूँ, तो अब ऐसा लगता है कि चाहे कोर्स हो, चाहे पढ़ाई की चीज़ें हो, वो बहुत सुलभ हो गई है। बस उस तक की जो पहुंच है वो किस तरह से आपको देखना है, वो चीज़ें आपको दिखनी है, और उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी आपको बहुत सपोर्ट करती है सर। चाहे आपका, जैसे मैं लैपटॉप या इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, या आपको गवर्नमेंट, आप अगर हाई स्टडी में जा रहे हो और अगर आप स्टडी में अच्छे हो, तो गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब चीज़ देती है, ताकि आप अपनी जो शिक्षा है, लर्निंग है, एजुकेशन है, उसको बरकरार रखें और हायर तक जा सकें। क्या हम ये मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने से जो शिक्षा दीक्षा है उसको एक सबल मिला है, उसको एक और दिशा मिली है और बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्या ये मान सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे मैं बीएड स्पेशल कर रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे आज की डेट में इतना पता है कि कितना जानने को मिल गया है कि अगर जिस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा या जिसको मैं लर्निंग दूंगा, वो बच्चा अगर उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूं मैं, तो वो इंटरनेट आजकल भरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन से। वो पूरी दुनिया एक ऐसा जंजाल है जहाँ है सब चीज़ें हैं। वहाँ मेरा काम ये है कि मैं उसको सही दिशा दूं, बिल्कुल, कि आपको चाहिए क्या, आपको जो चीज़ चाहिए उसका सही तरीका क्या है लेने का। तो वो चीज़ें बस आजकल टीचरों का ज़्यादा रोल ये हो गया है कि एक भरोसा बनाए रखना और सही गाइडेंस देना है। बिल्कुल, एक गाइड के रूप में सही दिशा दिखा देना, और उसके बाद फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन की फ्लो खुद ले सकते हैं। गंभीर, ये तो रही आपकी शिक्षा दीक्षा, आपने बताया कि किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट आया और कैसे आपने भी पढ़ाई की। गंभीर, अब आता हूँ मैं आपके स्पोर्टिंग करियर के ऊपर। स्पोर्टिंग करियर की अगर मैं बात करूँ, तो आपने जितना भी स्पोर्ट्स किया है, आपने आदर्श विद्यालय जब आप स्टूडेंट थे, मुझे याद आता है वो दिन जब आप बहुत छोटे थे और उसके बाद से आप ब्लाइंड क्रिकेट खेल रहे थे। शुरुआत में आपने ब्लाइंड क्रिकेट में ही मैंने आपको देखा, तो ब्लाइंड क्रिकेट जब आपने खेलना शुरू किया, शुरुआत में जब बैट पकड़ा, वो पहला दिन या उसके बाद कुछ दिनों में, क्या सपना तब था आपका? सर जब मैंने शुरू में मतलब खेलते हुए देखा, मेरे को क्रिकेट खेलने का बचपन से शौक था, और ऐसा है कि मैं एक गांव के इलाके से आता हूँ जहाँ पे क्रिकेट ही मतलब स्पोर्ट्स के नाम पे पॉपुलर है। हाँ, पॉपुलर है, और लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। और उस टाइम पे जो चल रहा था, पीक पे चल रहे थे, गॉड सचिन तेंदुलकर चीज़ चल रहे थे, तो हमारा भी वही था कि यार खेलेंगे।
बट जब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो विजन है, उसमें थोड़ी तो कमी है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सीनियर्स जो भैया लोग हैं उनको खेलते हुए देखा। मैंने कहा यार ये कौन सी बॉल है जिसमें आवाज़ आ रही है और वो सुन के मार रहे हैं। तो फिर उनके धीरे धीरे करके उस चीज़ को जानने के लिए मैं उनके साथ घुला मिला। शुरू के तो बहुत महीने तक कि कह सकते हो कि बैट तो छुआ भी नहीं, सिर्फ बॉलें उठा के लेके आता रहा। शायद आप छोटे थे इसलिए बॉल उठाने का काम पहले दिया गया तो आपको। नर्सरी फर्स्ट में ही मेरे को वो लग गया था, चस्का लग गया था कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें एक तो आवाज़ भी आती है, कहीं भी जाओ तो अगर मैं अपनी दृष्टि से दूर फेंक दूं तो आवाज़ से मुझे पता चल जाएगी वो उस दिशा में है। तो आप उसको फॉलो कर हाँ, सकते मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। तो एक ये हो गया। दूसरे हो गया सर, जब मैंने पहली बार बैट पकड़ा तो क्योंकि उस टाइम पे स्टैंडर्ड बैट ही भैया लोग खेलते तो उनके पास वही है। बिल्कुल। मेरा बैट मेरे कंधे के बराबर, ओवर साइज बैट। ओवर साइज बैट, और उस चीज़ को जब मैं पकड़ रहा हूँ तो पहले तो वो हिले ही ना, और फिर एक दो जब शॉट लगे फिर वो मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए फिर जो भैया लोग के पास पहले पुराने टूटे हुए बैट हो वो पकड़ा दिए ताकि थोड़ा साइज कम हो थोड़ा सा जाए। साइज हो, क्योंकि इंटरेस्ट को देखा तो उनकी बॉलें उठाने का मेरे को इतना तो फायदा मिला कि मेरे को पुराना टूटा हुआ बैट मिल गया खेलने के लिए। तो बस वहाँ सर इतना ही सोचा था कि बस मेरे को ना ये अपने साथ खिला ले, मेरा उतना ही था, उससे आगे कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। उससे आगे सोचा ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बोल सकते हैं कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी आसमान छूना चाह रहे थे। तब आसमान शायद नहीं दिख रहा था बट सीढ़ी दिख रही थी आपको। हाँ, मतलब एक एक स्टेप दिख रहा है। बिल्कुल, पहले हाँ। सिर्फ खेलना था, फिर अब किसके साथ खेलना है वो दिख रहा फिर था। किसकी तरफ खेलना है वो दिख रहा था। वैसा होता गया। गंभीर, अगर क्रिकेट की, ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें तो आपने पहले उत्तराखंड की जर्सी पहनी Yes, और उसके बाद में आप वो दिन भी आया जब आपने इंडिया की जर्सी पहनी। तो मैं दोनों में एक डिफरेंस जो होता है ना, जैसे जो Yes, एज sir. ए खिलाड़ी, एज ए प्लेयर हम वो चीज़ कहते हैं, क्या डिफरेंस था जिस दिन आपने एक स्टेट की जर्सी पहनी उत्तराखंड की, और कई सालों से पहन रहे हो आप, है ना, अगर देखें। Yes, और उसके बाद वो दिन, पहला दिन जिस दिन आपने इंडिया की जर्सी पहनी, आपको हालांकि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था उस चीज़ का, उस इंडिया की जर्सी के लिए, बट कैसा था वो दिन? सर अगर मैं तो उत्तराखंड की जर्सी की बात करूं तो पहले तो मेरे को वो थोड़ा सा वो भी मेमोरेबल है मेरे लिए, क्योंकि मैं 6th क्लास का बच्चा, बिल्कुल, मैं बहुत यंग एज में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 4th क्लास में मैंने अपनी स्कूल टीम में आ गया था। मैं 5th क्लास तक में ये कि स्कूल टीम में अच्छा खेलने लग गया था, और 6th क्लास में आते आते मैं स्टेट की टीम में आ गया। तो एक तो वो कि वहाँ एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट शायद से 4 फुट भी नहीं है, और एक ओवर साइज जर्सी लेके है, और उसमें ऐसा लिखा है उत्तराखंड लिखा है, और जर्सी नंबर मुझे याद नहीं उस टाइम पे क्या था, बट वैसा लगा था कि अरे यार सबकी हाइट ये थे 5-6 फुट और मैं उनके बीच में एक आधा खड़ा हूँ, मतलब। तो हाँ, उस टाइम पे जो अच्छा फील हुआ था कि अरे यार, मतलब ऐसा हुआ था कि या तो मतलब मेरे को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, पर उस टाइम का जो फील थी वो बहुत अच्छी थी कि मैं कम से कम जो अपनी एज के बच्चे हैं मैं उनके साथ नहीं बड़ों के साथ खेल रहा हूँ। और उससे ये आया मेरे में कि अपनी एज के साथ के जो स्टूडेंट थे उनके साथ compete ना करके मेरे को जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ टशन और जो क्रिकेट में खेलने वाली चीज़ है वो ज़्यादा आ गई कि यार इनके साथ खेलना है। और फिर जिस दिन वो जर्सी मिली तो उस दिन तो सर मिली सच में ही वो शिवर वाला था। बट मैं बात करूँ इंडिया टीम की जर्सी की तो उसके लिए सच में मैंने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा। उसमें तो ये कह सकता हूँ मैं 2020 जब मेरा पहली बार कैंप में नाम आया, और कैंप से डायरेक्टली इंडिया टीम में आया था नाम। तो उस टाइम तक मुझे ऐसा लगा था कि उस टाइम पे भी 19-20 के आसपास भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि अरे यार क्या मैं सिर्फ उत्तराखंड को ही खेलता रहूँगा। और उस टाइम पे स्टैट्स अगर मैं कहूँ तो उस टाइम के काफ़ी अच्छे चल रहे थे, मतलब जो मुझे ऐसा लगता था मैं खेल भी अच्छा रहा हूँ, बिल्कुल। फिर नाम क्यों नहीं आ रहा है। और हर सीरीज़ में या तो आप मतलब टॉप 5 में रह रहे हो, हाईएस्ट स्कोरिंग में। बिल्कुल, जबकि आप अच्छा खेल रहे थे और स्कोरर, अगर स्कोरिंग के उससे दृष्टिकोण से देखें तो आप टॉप 5 में थे। हाँ, मैं वही, फील्डिंग के लिए आपको हमेशा जाना जाता है, तो फिर भी आपको लग रहा था। तो वही मेरे को लग रहा था कि तो फिर मैं उस टाइम पे सर एक चीज़ सोच रहा था कि या तो शायद या तो हो सकता है कि जो ओल्ड प्लेयर है वो रिटायरमेंट लेने की एज में आ रहे हों और इसलिए वो उनको थोड़ा सा मैच देना चाह रहे हो। अभी मेरा क्या 19-20 साल है तो शायद मुझे आगे मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। तो एक ये सब्र लेके बैठता था और फिर ये भी लेके बैठता था कि चलो ठीक है एक दिन तो आएगा, किसी दिन तो आएगा वो। तो 2020 में पहली बार मेरा नाम आया था, तो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली वो शायद इंग्लैंड का टूर था। इंग्लैंड का टूर था और टिकट्स भी हो चुकी थी। हाँ, टिकट्स हो गए थे, सब चीज़ें बुक हो गई थी। मेरे इवन मेरे को कॉल आ गया था कि आपको इस दिन पहुंच जाना है, बेंगलोर पहुंच जाना है। और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हम तीनों की ट्रायंगल सीरीज़ थी, मेरा नाम आया उसमें। तो मतलब आप ही थे जिन्होंने मेरे को बताया था कि अरे ऐसा ऐसा करके आया, और मेरे को उस टाइम पे लगा कि यार चलो मिल गया। बट फिर कोविड की वजह से वो सीरीज़ ही पूरी कैंसिल हो गई और उसमें लगभग हम लोग
ईजिली 18-19 मैच खेलने वाले थे बिल्कुल। और उसमें सब चीज़ें थी, तो वो सीरीज़ कैंसिल हो गई। फिर कोविड से जब वापस आए हम लोग 21 के आसपास हमने दोबारा खेला, तो उस टाइम पे फिर आने के बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस में वापस थोड़ा सा गिरावट हुई, बट बाकी चीज़ों में फिर और थोड़ा ध्यान दे दिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों ने घर पे बहुत सारे चैलेंजेस किए थे, फिजिकल फिटनेस हमने बहुत अच्छी रखी थी, तो उसकी वजह से एक तरह अगर थोड़ा डाउन हो गया तो दूसरी तरफ से ऊपर कर दिया था। पर यह कि फिर 22 में मेरे को दोबारा मौका मिला था इंडिया वर्ल्ड कप के लिए, तो उस टाइम पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वो बहुत लंबा था, और उसके लिए ये कि ऑल ओवर इंडिया में पहले आपको 256 टाइप खिलाड़ी चूज़ किए, फिर उसमें 56 खिलाड़ी लिए, फिर उसमें 29 लिए, उसके बाद 27 लिए, तो इत्तेफाक से मैं 29 तक पहुंच गया, 27 तक पहुंच गया। अब बस शॉर्ट लिस्ट करना था मुझे, उसमें 17 में आना था। पर ये कि कैंप के दौरान मेरी आई साइड में वो लग गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से ऑल ओवर मेरा सब सही जा रहा था, बस आई की साइड की वजह से कि उसमें थोड़ा सा कैटेगरी होती है सर, उसमें B2 B3 B1 होती है, और उसमें खेल भी आप उतने ही सकते हो। अगर आप और आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में खेलते मैं हो? B3 कैटेगरी में खेलता हूँ। श्रोताओं को एक बार मैं बता दूं कि जब ब्लाइंड क्रिकेट की हम बात करते हैं, वहाँ पर B1, B2, B3 कैटेगरी की बात करते हैं। B1 कैटेगरी के जो प्लेयर्स होते हैं वो पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग होते हैं, और जो B2, B3 होते हैं वो अल्प दृष्टिवान होते हैं। जो B2 है उनको 3 मीटर तक दिखता है, और जो B3 है उनको 6 मीटर तक लगभग दिखता है। तो इस तरह से 4-3-4 का कॉम्बिनेशन होता है 11 खिलाड़ियों को करने के लिए, एक पूरी टीम बनाने के लिए, यानी कि 4 B1 खिलाड़ी, 3 B2 खिलाड़ी और 3 B3 खिलाड़ी। गंभीर, वापस आपके पास आ रहा हूँ। जी सर, तो उसमें क्योंकि पूरे 11 के 11 B3 नहीं हो सकते हैं, तो उसमें बहुत कम होते हैं, तो उसमें 17 में फिर 5 खिलाड़ी लेने थे। तो खैर मेरे को पता चला, क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया भी हो गया था कि शायद से ना हो, पर ये भी था कि चलो कोई नहीं, शायद ये आखिरी तो नहीं है, कि मतलब इसके बाद ऐसा थोड़ी कि कुछ आएगा ही नहीं। तो खैर वो एक कंडीशन हो सकती कि वो मेरे हाथ में नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि एक हेल्थ वाली चीज़ है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में एक चीज़ है खुद को मेंटेन करना। तो खैर उस टाइम पे भी बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार सेकंड बार हो रहा है, और इसके तो सर उस टाइम पे वर्ल्ड कप के लिए मैंने कम से कम 3 स्टेजेस हमने क्रॉस किए थे, और एक ही टूर्नामेंट के लिए 3 स्टेजेस में कम्पीट करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आप ट्रैवल भी फिर उतना ही करते हो, उतना ही आप वेट करते हो पेशेंटली। 3 महीने तक वो चीज़ें चलती रही, और उसके बाद एंड में जाके आपको मिल रहा है कि अरे यार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक ये हो गया। तो उसके बाद तो सर ये भी मतलब इस 2022 में भी नहीं मिला। फिर 2023 में 23-24 के आसपास में फिर इप्सा वर्ल्ड गेम्स हुआ। अब उसमें क्या है कि क्योंकि मेरा उस टाइम पे आई साइड में वो चीज़ें चल रही थी, देन उसके बाद फिर मेरा थोड़ा नागेश ट्रॉफी जो हमारा नेशनल टूर्नामेंट होता है उसमें इतना खास रहा नहीं, मतलब जिस हिसाब से मैं टॉप 5 में रहता हूँ, टॉप 10 में रहता हूँ, उतना था नहीं, तो उसकी वजह से फिर शायद ध्यान ही नहीं गया सिलेक्टर का, तो मैं उसके लिए गया ही नहीं, मतलब उसकी चीज़ के लिए मेरा कॉल ही नहीं हुआ, तो फिर मैं जा भी सकता भी नहीं था। उसके बाद फिर वर्ल्ड इप्सा गेम हुआ 2024 में, वो इसमें भी ऐसे ही हुआ शुरू में। देन उसके बाद 2024 में इंडियन ब्लाइंड मतलब टीम जा रही थी, पाकिस्तान जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए 2024 में, तो ये नवंबर की बात है सर। तो उस टाइम पे खूब फिर से लगे, मेहनत की, और उसके बाद उस टाइम पे जितने भी त्यौहार वगैरह थे वो सारे हमने वहीं कैंप में ही मनाए। दीपावली हो गया या जो भी हो गया, वो सब वहीं गुड़गांव दिल्ली में हमारे कैंप चल रहे थे, तो सब चला। NOC का थोड़ा सा वो हो गया, इशू हो गया गवर्नमेंट का, जो भी चीज़ें थी उसकी वजह से फिर हम वहाँ भी नहीं जा पाए। तो वहाँ तो खैर लिस्ट आने से पहले ही हम लोगों का हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार या तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 साल से मैं इंडिया टीम में जस्ट यूँ टच करके बाहर आ रहा हूँ, बिल्कुल यूँ टच कर रहा हूँ और ये बाहर आ जा रहा हूँ। फिर ऐसा लगा था कि छोड़ो, अब जो भी है, अब ये कि फ्रीली खेलना है, खेलना है, क्रिकेट जम के खेलना है। हाँ, ठीक है, मेरे को जहाँ मौका मिलेगा मैंने वहाँ तोड़ फोड़ मचा देनी, तो ऐसा वाला सीन था, वो लेके चल गया। और मुझे लग रहा है कि उस बीच आपने ना कई डोमेस्टिक सीरीज खेली भी हैं। आप मुंबई गए खेलने के लिए, आप कोलकाता गए, दिल्ली खेले आप, उन सब जगहों पे मैं खेला। और ऐसा है कि ऐसी सीरीजों में खेला ना कि या तो नेशनल लेवल पे एक आपको जानते हैं कि अभी इंडिया कैंपर है, बिल्कुल। जब सीरीज छोटी सीरीज में ऐसे जाते हो ना तो वहाँ कोई नहीं पहचानता, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ के अपने धुरंधर होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसे ही दिल्ली की जो मुझे एक सीरीज याद है, उसमें राहुल नागरिया करके उन्होंने अपनी टीम बना रहे थे, तो उनकी किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इसको ले लो, और बहुत कम उसमें मैं मिल भी गया उनको। और लास्ट का उनका जो फाइनल जो एक वो मैच था जिसमें हम लोग आर पार वाला सीन था, उसमें मेरे को बैटिंग मिल गई, और मतलब ठीक है 4-5 गेंद में हमें चाहिए था 22 रन चाहिए था 4 गेंद में, और वो 4 गेंद में ही बन गए। तो उसके बाद से फिर मेरे को एक चीज़ ध्यान में आई कि यार
कुछ भी हो, हारोगे तब भी बोलेंगे लोग, जीतोगे तब भी बोलेंगे, और बोलने वाले वही लोग हैं। इससे अच्छा है कि जो जहाँ चीज़ों पे हो, इस क्रीज के ऊपर खड़े हो, वहाँ चीज़ें कर दो। बाहर आने के बाद तो सिर्फ बहाने ही होते, जो भी होता है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें वहाँ से फेयर ही चले गया। और उसके बाद से सर ये सब चीज़ें खेलने शुरू की। उसके बाद दोबारा से ये हुआ कि उस वर्ल्ड कप के बाद से ये हुआ कि हमें इंडिया टीम में ऐसा हो गया कि अब नए प्लेयर्स चाहिए। अब वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे जो अभी कैंपर थे या जो इस सीरीज़ों में अच्छे खेले थे। तो 2025 में शुरू में ही एक बांग्लादेश के साथ सीरीज़ थी। अब उसके लिए मेरा कॉल आउट हुआ, तो वो जो सीरीज़ थी उसके लिए भी मेरा ऐसा था, उससे मैं कोचिंग कैंप में गया। अब वहाँ एक हमारे कोच हैं, इब्राहिम सर हैं, उनका मेरे को थोड़ा सा वहाँ ऐसा लगा कि मेरे को जो इंडिया टीम में मेरा जो बने रहने का है अभी भी, और जो खेलने का है वहाँ तक इंडिया टीम के अंदर, इंडिया टीम के बाहर कह लो, प्रैक्टिस में कह लो, तो उसके लिए तो हमेशा ही मैं आपको पूछता हूँ, पर इंडिया टीम के अंदर वहाँ एक अलग माहौल है। बिल्कुल। उस चीज़ के लिए जो वहाँ मेरे को बनाए रखने के लिए, वो मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल। उनका ये था कि मेरा ऐसा था कि मैं बॉलिंग भी करता था, बट मैं बॉलिंग करता हूँ तो या तो स्विंग धीरे फेंक दी, मतलब पूरा फुल फास्ट नहीं, पेस नहीं। अब मैं ऐसे उस दिन एक दिन प्रैक्टिस में कर रहा था, अब उसमें भी यही चल रहा था कि अरे छोड़ो, देखा जाएगा, आर पार का होगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे, फिर झोला उठा के किसी अच्छे सीरीज़ में खेलने चले जाएंगे। बट उनका ये हुआ कि उन्होंने मेरे को एक दिन बॉल डालते हुए देखा कि फास्ट डालते हो। बोला यार तुम तो अपनी पूरी टीम में अच्छे बॉल डालते हो, बहुत फास्ट डालते हो, और क्यों नहीं करते इस पर काम, क्यों नहीं करते? मैंने कहा सर मैं करता हूँ, मैं अपने स्टेट में ये चीज़ें करता हूँ, मैं वहाँ करता हूँ, यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ तो मतलब ऐसा है कि सिचुएशन के हिसाब से। बोला वो सब चीज़ें तुम छोड़ दो, कल से अपना करो। और उसके बाद जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, अब अगले वाला मैं थोड़ा बॉल धीमी डाल दी, डर के डाला, नेक्स्ट डे पे उन्होंने मेरे को पड़ा बॉल बाहर। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे अपना वाला डालो जो कल कर रहे थे। उसके बाद चीज़ें डालनी शुरू की, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस अंदर से है कि अगर बॉल हाथ में है तो मेरे से ज़्यादा कोई है नहीं, बैट अगर मेरे हाथ में है तो मैं ही मार सकता हूँ, दूसरा तो कोई आके कुछ बोल नहीं सकता, वो बाहर से कुछ भी बोले, घुमाना मुझे ही है। तो वो वाली चीज़ एक डर चले गया अंदर से। उसके बाद फिर सर उस सीरीज़ में फिर मैं सेलेक्ट भी हुआ, और उसके बाद जो बांग्लादेश का जो मेरा फर्स्ट मतलब टूर्नामेंट था, और जो मेरे को जर्सी मिली थी, उसके बाद उस जर्सी को ऐसे देखा, मतलब जब हाथ में तो पूरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे कि अरे यार ये था जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी, उस पर नाम हो गया, नाम लिखा हुआ है आगे, मतलब इंडिया है और एक जर्सी नंबर है। और कोइंसिडेंटली कि मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला 116 खिलाड़ी था, और मेरा जर्सी नंबर भी 116 था। तो मैंने कहा ये कितने कोइंसिडेंट, और इतने कोइंसिडेंट एक साथ हो रहा था। तो उस टाइम एकदम शिवर हो रहा था, एकदम ऐसे हाथ पैर काम नहीं करते। फिर मैंने आपको फ़ोन किया था। बिल्कुल। तो वो मोमेंट था शायद जब क्रिकेट में पहली बार थोड़ा इमोशनल हुआ था कि इस चीज़ को लेके कि यार जर्सी मिल गई, और जिसको चाहिए था वो मिल गया। और अराउंड में प्रोफेशनल क्रिकेट अराउंड 2012 से खेला। 12 से, यस। तो मुझे 13-14 साल लगे थे उस जर्सी को पाने में। उसके बाद से तो सर पीछे देखा ही नहीं। तो गंभीर, जब जैसे जर्सी मिली, आपने कहा कि बहुत इमोशनल हुए, वो हुए, बात जब आती है इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करने की, जब नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक अलग भाव होते हैं, हाँ, अलग तरीके से खेलते हैं ना। तो इस जर्नी में अगर मैं CAB UK, जो कि हमारा स्टेट का बोर्ड है, और उसके बाद में फिर कैबी, अगर इनके रोल की बात करूं तो किस तरह से देखते हो? इन दोनों बोर्ड ने आपको कितना शेप किया है आपकी जर्नी में? कहाँ थे ये, किस तरह से काम कर रहे थे? अगर मैं कैब UK की बात करूं तो एक मतलब जो बोर्ड का असल जो चीज़ें होती है कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है कि वो अच्छा कर रहा है, बीच में उससे चीज़ें नहीं हो रही है, तो वो प्रेशराइज नहीं, वो मेरे को प्रेशराइज कभी नहीं किया कि भाई तुम्हें ये चीज़ें करके ही दिखानी है, नहीं करोगे तो टीम से बाहर हो जाएगा। ऐसा कभी मेरे अंदर कोई फेयर ही नहीं आया, क्योंकि वो मेरे को सपोर्टेबल बहुत थे। तो जो हमारे अध्यक्ष भी हैं अमनदीप आर्य, तो उनका हमेशा ये था कि अरे यार अपना क्रिकेट खेलो, जब चीज़ें मिलनी होगी मिल जाएगी, ठीक है, और टीम में आने रहने का उस चीज़ का मत सोचो, क्योंकि हमेशा ये होता है कि टीम में रहोगे तब तो खेल पाओगे। तो क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा समझा, और मेरे को मेरी वैल्यू भी समझाई कि टीम में तुम अच्छा खेलोगे, तुम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तो पुराने खिलाड़ी के साथ साथ जो नए खिलाड़ी आने वाले हैं ना, वो तुम्हारे साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बिल्कुल। और इस चीज़ का मुझको बहुत फ़ायदा मिला स्टेट की टीम में। मैं सर ये कह सकता हूँ कि हमारी पूरे नागेश ट्रॉफी में जितनी टीमें खेलती हैं, मैं ये कह सकता हूँ अगर जितने भी ब्लाइंड हैं, मतलब हमारी टीम में टोटल एक तो जेन्युइन, दूसरी चीज़ ये कि फिटनेस वो बहुत, उसमें मतलब कोई कोताही नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा ये कि यार कुछ भी कर लोगे, स्किल्स चाहे जितनी भी हो तभी दिखा पाओगे अगर अंदर जोर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ें, तो उनके साथ अब एक बच्चा 18-15 साल का आ रहा है और एक आपका 25 साल का, दोनों दोनों को एक बराबर होना पड़ेगा, तब जाके आप टीम में
कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और इस चीज़ को मैंने भी हमेशा ध्यान में रखा है कि मैं अपनी फिटनेस कभी नीचे ना दूँ, क्योंकि मेरे को देख के ही तो जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं वो आएंगे, वो चीज़ें देखेंगे। मैं कहीं अगर किसी चीज़ को लैक कर रहा हूँ तो उस चीज़ को वो भी बहुत ईजिली और ग्रांटेड ले लेंगे, बिल्कुल। तो वो छोड़ देंगे उस चीज़ को। तो एक तो ये उन्होंने मेरे को ये समझाई, सपोर्ट बहुत किया है कैबी के ने। और अगर कैबी की बात करूँ तो कैबी से भी मेरे को हमेशा बहुत पॉजिटिवली मिला है। हमेशा ये है कि चाहे सिलेक्शन के बाद हो या पहले हो, जितने भी थे, चाहे मैं धीरज सर की बात करूँ इसमें, तो उनको पता है कि उनको ये पता है कि मैं कितने लंबे टाइम से ट्राई कर रहा था इंडिया टीम में आने का। और जब मेरा डेब्यू कैप था तो उस चीज़ का जो एक स्पीच थी, उन्होंने वो चीज़ें जब कही थी तो मेरे को ऐसा लगा था कि यार ये दिन, एक जर्सी मिलना एक अलग चीज़ है, बट ग्राउंड के अंदर जिस दिन कैप पहन के आप उतर रहे हो, खेल रहे हो, जिस दिन डेब्यू है, तो वो उस दिन उन्होंने वहाँ मेंशन भी की थी कि मैं इसको बहुत लंबे टाइम से देखता रहा हूँ। बोर्ड तो खैर मुझे 13 साल से देखते ही आ रहा है, बिल्कुल। पर धीरज सर भी खुद भी मेरे को 5-6 साल से देख के आ रहे हैं, और जो अभी मैनेजर भी हैं, तो उनका मेरे को हमेशा ही पॉजिटिवली मिलता है। और वो ग्राउंड के अंदर भी ऐसा था कि जब मैं ग्राउंड के अंदर कुछ चीज़, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ या बैटिंग कर रहा हूँ, बाहर से धीरज सर, मतलब या कैब की जितनी भी टीम है वो चिल्ला रही कि आज ही है, वो दिखा दो जो दिखाना है, जितनी स्किल्स है वो दिखाओ। तो फील्डिंग में हो, बैटिंग में हो, जब भी मैं जा रहा हूँ तो हमेशा चीयर करते हैं। और हमेशा ऐसा है कि मेरा जो बोर्ड है कैब यूके, वो भी हमेशा मेरे को चीज़ों के लिए मैसेज डालता है, पूछता है अगर मैं इंडिया कैंप में हूँ, कुछ भी हो। और दूसरी चीज़, ऊपर से इंडिया जो कैंप है और या इंडिया टीम है, प्लेयर्स हो गए या कैवी हो गए, दोनों ही बहुत सपोर्टेबल है मेरे लिए। मेरे को बहुत हमेशा ही आगे पुश किया है। क्या बात है। रेडियो केदार में हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं गंभीर से, गंभीर सिंह चौहान, जो कि इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। गंभीर, अक्सर हम रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बातें होती हैं और उनका हम लोग ग्राउंड की बातें सुनते हैं और ड्रेसिंग रूम की बातें सुनते हैं। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा ताकि जो जितने श्रोता हैं वो ये, उनको भी ये पता लग सके कि जितनी मस्ती वो लोग करते हैं उतनी मस्ती हम लोग भी करते हैं, यानी कि जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है? और इस वक्त की जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, क्योंकि दोनों फॉर्मेट में, T20 और वनडे दोनों में ही वर्ल्ड चैंपियन है, तो कैसा माहौल रहता है ड्रेसिंग रूम का? और कौन है सबसे बड़ा मस्तीखोर, या कौन है जो सबसे ज़्यादा टीम में हंसाता है, या कौन है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? हमारे कैप्टन है दुर्गा राव भैया, उनका मतलब ऐसा है कि वो ना कभी भी एकदम सीरियस कभी नहीं दिखेंगे वो। मतलब जब सीरियस कंडीशन है ऑब्वियसली तब भी, पर उनके ना हमेशा उस टाइम पे भी एक स्माइल रहती है कि वो एक होप होती है कि पॉजिटिव होप वाली, उनका रहता है स्माइल। बट उसके अलावा अगर मैं देखूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा फनी भी है। और एक्चुअली शुरू के हमारे जो वो था ना, टाइम था, तो ऐसा लगता था कि यार सीनियर जूनियर का जो बैरियर है ना, वो ऐसा लगता था कि इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते, या पहले हम देखते थे तो। बट आजकल में ऐसा हो गया कि नए और जो पुराने दोनों का ऐसा मिक्सअप दे दिया है केवी ने, जो इंडिया टीम को करता है, तो उसने ऐसा मिक्सअप दे दिया कि अब रूम पार्टनर भी हमें ऐसे ही मिलते हैं, एक सीनियर एक जूनियर, एक सीनियर एक जूनियर। और उसकी वजह से क्या है कि जो बाउंडेशन बनता है और जो हमारी जगलिंग है साथ में, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर मैं मस्ती वाले प्लेयर्स की बात करूँ तो सुनील भैया, सुनील रमेश, दुर्गा भैया ये हो गए, और हमारे सीनियर प्रवीण भैया ये हो गए, और दीपक मलिक भैया वो है जिनको देख के शायद मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं भी इनकी तरह ना बहुत लंबे लंबे छक्के मारूंगा। एक वो हो गए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और ऐसे प्लेयर थे जिनके साथ मैंने सीरीज, मतलब स्टेट की चीज़ें खेली हैं, इंटरनेशनली मैंने उनके साथ कैंप करे हैं। अजय रेड्डी भैया, अजय रेड्डी, और जो मैं कह सकता हूँ मेरे आइडल भी हैं ब्लाइंड क्रिकेट में, जिनको देख के मैंने खेलना शुरू किया है। तो उन सब का ही माहौल ऐसा होता है कि हमेशा हर चीज़ के लिए पॉजिटिवली चीज़ों को करना। मेरा दिन अगर अच्छा नहीं गया है तो ऐसा है कि टीम के मैक्सिमम बंदे आएंगे और बैठेंगे कि कोई नहीं, हर किसी का दिन होता है, कल उसी से स्टार्ट करना, उतना ही पॉजिटिवली खुद को लेके जाना है। डीमोटिवेट कभी नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव। जहाँ ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हंसमुख वाला चीज़ें हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि वो कब सीरियस वाला चीज़ है, कब मस्ती उन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो गई है। गंभीर, आपको अगर देखेंगे भी, अगर आपको देखें तो आप बिल्कुल फिट हो और फिटनेस फ्रीक भी हो, ये भी मैं जानता हूँ, और उतने ही स्टाइलिश भी हो। आप जिस तरह से क्रिकेटर्स कहते हैं कि लोग देखते हैं, वो उनको देखने की कोशिश करते हैं, और आप हमेशा स्टाइलिश लुक में रहते हो, ये मैंने देखा है, चाहे ग्राउंड में हो चाहे ऑफ द फील्ड हो, बट वो चीज़ मेंटेन भी करते हो। तो एक दृष्टि दिव्यांग के लिए, या ब्लाइंड क्रिकेटर कहूँगा मैं यहाँ पे, ब्लाइंड क्रिकेटर के लिए क्या मुश्किल होता है और किस तरह से आप देखते हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल पे जाने के बाद वो आपको अंदर से आना चाहिए।
आपको अगर आप स्टेट भी खेल रहे हो तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर और भी न जाने कितने ऐसे दृष्टि दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं जो खेलना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ दो चीज़ें होती है सर, या तो आपको पता नहीं आप कहाँ से आए हो, और या तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हो। और इन सब दोनों चीज़ों को मुझे पता है कि सर मैं कहाँ से उठ के आया हूँ। मैं एक ऐसे गांव से, मैंने कहा आपको कि वो नक्शे में भी शायद आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैं ऐसी जगह से आया हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मैंने उस चीज़ के लिए कितनी चीज़ें की हैं वो मुझे पता है। और उसके बाद भी अगर मैं खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, अब आप ये क्यों, आप ये हमेशा ही चाहोगे ना कि आपके जो स्पोर्ट्स है उसको लोग जाने समझे। और जहाँ तक बात है सर स्टाइलिश रहने की, उसमें मेरे ख्याल से खुद को रिप्रेजेंट जो चीज़ें हैं, मेरे को लगता है कि अच्छा लगता है मेरे को हर जगह खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, अच्छे से कपड़े पहनना। हो सकता है अगर मैं पैरा एथलीट की बात करूँ या पैरा एथलीट, उसमें ब्लाइंड क्रिकेटर भी आ जाता है। एक कलर कॉन्सेप्ट हो सकता है कि वो चीज़ खुद में लैक कर जाए बिकॉज ऑफ विजन, बट आप दूसरे से तो पूछ सकते हो बिल्कुल, ना बिल्कुल। कि कौन सा कलर मेरे पे अच्छा लगता है, या किस तरह से अगर मैं ड्रेसअप हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो ये चीज़ें पूछ सकते हो। अब दूसरी चीज़ें ये कि आप कहीं जा रहे हो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एक ब्लाइंड क्रिकेट या जितना भी बड़ा ये समाज है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को किस तरह से बात करना है और किस तरह से कपड़े पहन के वहाँ बैठना है। बिल्कुल। क्योंकि कल की डेट में अगर कोई भी सर्च करता है या कोई ढूंढता है तो क्या पता मेरा इंटरव्यू पॉपअप हो जाए और उसके बाद लोग देखें कि हाँ इनको, तो उसके बाद लोग सुनते बाद में हैं, देखते पहले। तो देखने पे क्या पता उनको ऐसा लगे कि हाँ इसको देख लेना चाहिए, दिख तो ठीक रहा है, क्या पता बातें अगर सही कर जाए तो हमें क्या पता भा जाए, तो वो चीज़ें और आगे तक जाती है। और आजकल सोशल मीडिया है सर, आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे खुद को या किसी चीज़ को नहीं करोगे तो वो चीज़ें फॉलोअप नहीं होती है सर। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे को खुद में अच्छा लगता है, अगर मेरे को शर्ट थोड़ी सी भी टाइट आ रही है, मतलब पहनने के बाद थोड़ी सी टाइट हो रही है, और मेरी बॉडी अगर मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, मेरे को एक कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस बॉडी के साथ कुछ मतलब गलत करूं कि उसको ढीले ढाले कपड़े पहना दूं। मैं चाहूंगा हमेशा कि मेरी जो बॉडी है उस पर वही कपड़े मैं डालूं जो मेरी बॉडी पे अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। गंभीर, ये बताओ कि जब आप उसके बाद में जब इंटरनेशनल खेल के आए तो आप अखबारों में भी थे, आप सुर्खियों में थे, और उसके बाद जब आप पहली बार गाँव गए, वही बायला गाँव जहाँ से आप निकले हो, वहाँ जाने के बाद तब लोगों का, परिवार का क्या रिएक्शन था, और अब परिवार कितना सपोर्ट करता है, और लोगों का क्या रिएक्शन था उसके बाद? सर अगर मैं परिवार की बात करूं तो मेरी मम्मी है, वो अभी भी मेरे को बस उनका ये रहता है कि मेरे को बस ये बताने की देर रहती है कि मेरे को यहाँ जाना है, और मेरे इतना दिन तक, इतने से इतने लंबे तक वो चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है और मेरे को जाना है। तो उनका बस एक ही रहता है कि जहाँ भी जाएगा अच्छे से रहना, ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, अदरवाइज़ अपने काम के लिए जा रहा है बढ़िया से करना। हमेशा यही सुना है मैंने, कभी ऐसा नहीं कि ये, खैर वो माँ है वो पूछेगी लगी तो नहीं, क्या नहीं हुआ, बट वो वाली चीज़ें फिर हमें भी थोड़ा सा हाइड करके रखनी पड़ती है कि यार जितनी भी दिक्कत हो, वो स्पोर्ट्स पार्ट ऑफ स्पोर्ट है, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट ये कि फैमिली का बहुत अच्छा है, मेरे जो भाई हैं छोटे, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं। और उनको एक और चीज़ भी रहती है, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो उनके लिए कोई ना कोई जर्सी तो आएगा, हाँ कुछ तो आएगा। तो उनको ये भी रहता है। तो एक तो खैर ये तो सच छोटी सी चीज़ होगी, बट उनका ये सपोर्ट ज़्यादा है कि वो पूछते हैं कि भैया कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और फैमिली भी पूछती है, मेरी मम्मी भी पूछती है। और इस चीज़ के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इन्वायरमेंट दिया था वो मेरे फादर ने दिया था इस चीज़ का, वो अभी नहीं रहे हैं, बट उनने मेरे से पूछना शुरू किया था कि जब मैं शुरू में स्पोर्ट्स में जाना शुरू हुआ तो चीज़ों को देखा। शुरू में तो हर कोई परिवार वाले कहते हैं कि अरे क्या खेल रहे हो, ये छोड़ो, किस में कुछ नहीं है। पर उन्होंने धीरे धीरे उसको रिकग्नाइज़ किया और फिर हर बार पूछते थे, बोलते थे कि खुद भी अच्छा खेलना और टीम को भी लूज़ नहीं पड़ने देना। तो वो स्ट्रांगली मतलब वो चीज़ों को आगे अप्रोच करते थे कि नहीं, चीज़ें करनी है। और अगर गांव वाले की बात करूं तो सर उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा कहते हैं कि यार एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो, इसके बाद खुद को भी, अपने परिवार को भी, अपनी सोसाइटी को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना, और जहां ज़रूरत हो हम साथ हैं। तो अभी मैं जब गांव गया था, बीच में सिर्फ 2 दिन की ऐसा कि थोड़ा छुट्टी मिली तो मैं चले गया। तो मैं जब गया तो खैर जाते समय तो मतलब ऐसा किसी की नज़रों में भी नहीं आया। आते समय मैं एक जगह पे रुका, तो वहाँ मैं बैठा, उस टाइम पे अखबार में, फेसबुक पे, मीडिया पे, इन सब पे बहुत जगह चल रहा था। तो मैं एक जगह बैठा अपने गांव के पास में खाना खाने के लिए बैठा, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो
उंगली करके मेरे को ऐसा कह उंगली दिखा के कह रहे कि अरे वो तो गंभीर है ऐसे करके। तो उस टाइम पे जो मेरे को फील हुआ, खैर मैंने उस टाइम उनसे जाके मिला, हेलो हाय किया, बट उस टाइम पे जो फील है मुझे ऐसा लगा कि यार अगर कोई सही चीज़ है जो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा सकती है आज की डेट में, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया या मीडिया जो हमें सपोर्ट करती है वो बहुत आगे तक हम हमारी चीज़ों को पहुंचा सकती है। तो मेरे को उस टाइम पे सच में ऐसा फील हुआ कि मैं कहीं तो स्टैंड करता हूँ, मैं कोई तो ऐसा स्पोर्ट्स खेलता हूँ जिससे मेरे को लोग जान रहे हैं या जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली है। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत प्राउड वाली फील आई थी कि वो बच्चे आके पूछ रहे थे आप क्रिकेट खेलते हो, और वो छोटे छोटे बच्चे सर, उनको पता भी नहीं कि ब्लाइंड क्रिकेट और क्रिकेट में क्या फ़र्क है। बिल्कुल। उनको बस इतना पता है कि आप क्रिकेट खेलते हैं। तो उस चीज़ को लेके वो भी बिल्कुल वो वैसा ही उनका रिएक्शन, कोई चेंज नहीं। तो आके पूछ रहे हैं कि अरे आप क्रिकेट खेलते हो भैया, कैसा होता है वहाँ, बहुत मतलब बहुत क्यूरियोसिटी से पूछ रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, और जो उन सबका रिस्पांस आता है वो आज भी मतलब मेरे को पूछते हैं तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है सर। सबका पॉजिटिव रिस्पांस है मेरे आसपास में, चाहे मेरे दोस्त हो, टीचर हो, फैमिली वाले हो, तो सब लोग बहुत पुश करते हैं चीज़ों को अच्छा करने के लिए। गंभीर, एक तरफ ब्लाइंड क्रिकेट को आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ अगर मैं आपका दूसरा अगर एक जो दूसरा आपका पहलू है वो देखें, दूसरी आप मल्टी फेसेट हैं, आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, आपने ब्लाइंड फुटबॉल खेला है, आप गोलकीपर के रूप में थे, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है, नेशनल कैंपर हैं उसके, बस गोलकीपर रहे हुए हैं, उसके बाद में आपने गोल बॉल में जब उत्तराखंड चैंपियन थी तब आप टीम के पार्ट रहे हैं और आप हाईएस्ट स्कोर वहाँ स्कोरर भी थे। उसके बाद में अगर हम लॉन बॉल की बात करें, हाल ही में आप उसमें मेडल लेके आए, आपने पैरा एथलेटिक्स में नेशनल मेडल लिए हैं। तो ये इतने सारे स्पोर्ट और उसके बाद क्रिकेट ही क्यों? सर ऐसा होता है कि खैर जितने मैंने स्पोर्ट्स खेले या जो क्रिकेट मैंने खेला, इस चीज़ का जो पूरा श्रेय है मैं खेलने के लिए, कि मेरे को इन सब चीज़ों को जो इनकरेज करता है वो जो मेरा MSVH स्कूल है, शुरू से ही मेरे को बहुत सपोर्टिव रहा है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। बट अगर मैं इन सब, जैसे मैं एथलेटिक्स की बात करूँ, मैंने 12th तक सारे गेम खेले हैं, जितने भी गेम मेरे को मिले, मेरे को जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ खेला है। और वो इसलिए भी खेला है क्योंकि स्कूल या स्टेट की हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टीम जानी चाहिए और हमेशा ये लोगों का रहता है। तो मैंने खुद को ही हमेशा फिजिकली बहुत खुद को मेंटेन करके रखने की कोशिश की है। ट्राई करता हूँ हमेशा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ों को निकाल के दूँ अपने अंदर से, जितनी चीज़ें हो सकती है मैं उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ निकाल के दूँ। बट सर ऐसा है कि मैंने क्रिकेट इसीलिए इसको चूज़ किया, एक तो मैं बचपन से इसको खेल भी रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये कि आपको एक ऐसे टाइम के बाद इतने मल्टी स्पोर्ट्स खेलने के बाद आपको एक स्पोर्ट्स ऐसा डिसाइड करना पड़ता है जिसमें आपको लगता है कि आपको लगता नहीं, जिसमें आपको सच में ऐसा लगता है कि यार ये वाली चीज़ है ना, इसके बिना तो मेरा नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो वो क्रिकेट है। और दूसरी चीज़ ये कि एक इसीलिए सर क्योंकि अभी मैं क्रिकेटर हूँ, एज ए इंडियन ब्लाइंड क्रिकेटर हूँ मैं, कुछ टाइम बाद मेरी बॉडी शायद इतना काम ना करे, तो उस चीज़ के लिए मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को स्टडी में भी काफ़ी मतलब रुचि है, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा आके जब मैं स्पोर्ट्स में आया तो उसके बाद मेरे को मतलब स्पोर्ट्स में आने के बाद ऐसा नहीं कि पढ़ाई का इंटरेस्ट कम हो जाता है, मेरा सच में बढ़ा है। और उस चीज़ को जो इंस्पिरेशन है वो आप भी हो सर, क्योंकि आप NIS क्वालिफाइड हो, टॉपर हो, उसके बाद स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा है। तो वो चीज़ें देख देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार स्पोर्ट्स में एक तो आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद क्या करोगे वो चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने फिर स्टडी और स्पोर्ट्स को मैं ज़्यादा चीज़ों को लेके चल नहीं सकता हूँ। कर सकते हैं वो जब बीच में सर्टेन टाइम हो या गैप हो, उसके बीच में आप बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बट अगर आपको फुल टाइम खेलना है तो एक ही आपको पकड़ना पड़ेगा और एक में ही आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल गंभीर, मैं यही आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि आपने कहा कि मल्टी स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तो उसके बाद में करते हैं, बट आपने एक सेंटेंस यहाँ पर जो यूज किया, जो आपने कहा कि अगर गैप है, अगर आपका, क्योंकि क्रिकेट आप खेल रहे हो, बीच में गैप है, तो कैसे जो मल्टी स्पोर्ट्स है वो आपको कितना हेल्प करते हैं आपके स्पोर्ट्स को ग्रो करने में, और आपके स्पोर्ट्स में क्या रोल प्ले करते हो, यानी कि ब्लाइंड क्रिकेट में आपको कितना हेल्प करते हैं बाकी स्पोर्ट्स? अभी सर जैसे मैं बात करूं थ्रोइंग की, अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट में, कोई ब्लाइंड क्रिकेट हो क्रिकेट में, उसमें आर्म आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इप्सा खेला था, नेशनल गेम्स होते हैं उसमें, जब मैंने फर्स्ट टाइम जेवलिन थ्रो में ट्राई किया था, मतलब मैंने उस टाइम में इसलिए ट्राई इसलिए कहूँगा कि उस टाइम में मेरे को ऐसे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अच्छा जाएगा, बट ऐसा है कि उस समय की जो प्रैक्टिस है क्रिकेट का, एक अच्छा वो था, आर्म थ्रो अच्छा है, उसका उसी जेवलिन में भी थ्रो ही है, तो इतना ज़्यादा अलग तो नहीं है, टेक्निक थोड़ी अलग हो सकती है बट बॉडी में पावर तो रहेगी उतनी। तो मैंने उस चीज़ को किया, जेवलिन को जब मैंने किया तो उसके जेवलिन में गोल्ड मेडलिस्ट भी था 2016 में, अंडर 17 में। तो उसके बाद
ये है कि जब मैं वापस क्रिकेट में आया, लाइक जेवलिंग वो करने के बाद, तो मेरा आर्म और स्ट्रांग हो गया। तो उससे मेरे को सारी चीज़ें मतलब और बेहतर हो गई। और अगर मैं दूसरे स्पोर्ट्स की बात करूँ, यही गोल बॉल में भी यही चीज़ है, आपका आर्म स्ट्रांग चाहिए, आपकी बॉडी मतलब आप एनर्जी होनी चाहिए, बिल्कुल। आपकी बॉडी अच्छी होनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि बॉल को फेस कर सको आप। तो उसमें ये कि सर, अब मान लो क्रिकेट के एक टूर्नामेंट है, उसके बीच में 3 महीने 6 महीने का गैप है। अब उसमें आप सिर्फ क्रिकेट खेल के आप मतलब चीज़ों को ऐसा होता है कभी कभी सर मन नहीं किया तो चीज़ें दूसरी कर ली। बिल्कुल। पर अगर हमारे पास दूसरा एक स्पोर्ट्स है ना, उसके लिए आप ट्रेनिंग करते हो, जो ट्रेनिंग करते हो ऐसा तो है नहीं कि आप आपने इस स्पोर्ट्स के लिए इस बॉडी में ट्रेनिंग की, उस स्पोर्ट्स के लिए आप दूसरी बॉडी में चले जाओगे। बॉडी तो एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उस चीज़ के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हम ट्रेन करते हैं किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स के लिए, तो वो काम करता है आपका, वहाँ भी सारी चीज़ें काम करती है। अब अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में अंडर आर्म बॉलिंग होती है। अब वही मैं अगर गोल बॉल की बात करूँ, उसमें भी अंडर आर्म थ्रो होता है। बिल्कुल। फ़र्क इतना है कि हमारे जो वो है ब्लाइंड क्रिकेट की बॉल है, 200-300 ग्राम की बॉल है, ज़्यादा भारी या शायद उससे भी हल्की हो। बट अगर हम गोल बॉल की बात करें, मतलब 1200 ग्राम की बॉल है। अब उसको बॉल को अगर आप रोल करना है तो आप इजीली तो नहीं कर सकते। गोल करना है तो शेप बड़ा है। शेप बड़ा है, आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल। तो अब उसी चीज़ का फ़ायदा मुझे क्रिकेट में मिलता है, बॉलिंग करने में मिलता है। और जैसे मैं कह रहा था आर्म स्ट्रेंथ, वो फील्डिंग में हो गया, चाहे बैटिंग में हो गया, हर जगह मिलता है। और मैं अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाता हूँ, फिट रखता हूँ। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, उसमें मेरे को हमेशा बॉडी तो फिट रखनी ही है। बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। तो मेरे को मेरे स्पोर्ट्स से जो मैं जो खेलता हूँ क्रिकेट, उसमें मेरे को बहुत हेल्प करते हैं सर। और मेरे को ऑफ सीजन नहीं होने देते हैं, सबसे बड़ी बिल्कुल, बात ये है। आप ऑफ सीजन में भी ऑन रहते हाँ। हैं, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स यस खेलने सर। से भी। गंभीर, आपने कहा कि आपको पढ़ाई में भी रुचि जागी है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हम खेलने लग जाते हैं तो बच्चों का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, ऐसा कुछ कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उनकी रुचि फिर पढ़ाई में नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर जैसे हम आपको सुन रहे हैं, आपने कहा कि जब से मैं स्पोर्ट्स में आया हूँ, मेरी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। और उसके बाद में मैंने आपको देखा है, मैंने आपको सुना है, आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। तो ये कहाँ से जागा पढ़ने का? और उसके बाद में आप जिस तरह से आप पढ़ते हैं, आपका लहजा, ये सब कहाँ से आया? सर जो खैर जो ये पढ़ने का है, पहले से मैं पढ़ाई की बात बिल्कुल, करूँगा। बिल्कुल। तो उसमें ये कि स्पोर्ट्स में जब आते हो तो आपका एक जो रूटीन होता है बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। आपको शाम को रात में टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है। बिल्कुल। तो उसके लिए कि एक जो स्पोर्ट्स का पर्सन है, मतलब उसकी जो सफिशिएंट जितनी नींद होती है 5-6 घंटा, या किसी को थोड़ा अगर ज़्यादा भी है, ज़्यादा इंजरी है तो 6 भी ले सकता है, 7 ले सकता है। 5 घंटे में बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाती है। अब मैं अगर ये स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, कि मेरा जो उस टाइम से चीज़ें शुरू हुई पढ़ने के लिए, और टिल सर 11 तक, क्योंकि मेरे को इतनी चीज़ें बताई थी आपने भी कि इतने हमेशा पढ़ाई में इतने अच्छे रहो कि सामने वाला आपको कुछ बोल ना पाए। बिल्कुल। अब तो उसके लिए मेरे को अगर स्पोर्ट्स खुल के खेलना है, पूरे साल खेलना है, तो मेरे को पढ़ाई में तो उतना एवरेज रखना पड़ेगा, उतना कि सामने वाला कोई ऐसा टीचर मेरे को कभी कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं है, हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। बट मैं अपनी तरफ से कोई मौका भी नहीं देता था। वो से टिल 11 तक मेरे 60% से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गए परसेंटेज। बट मुझे पता था कि 12th में मेरे को वो चीज़ें चाहिए। तो उस चीज़ के लिए शायद जो मेरा पहले वाला रूटीन था, सुबह 5 बजे उठना या 5 बजे से पहले उठ जाना। उसके बाद 5 बजे से पहले जब मेरी प्रैक्टिस हमारी है 5:30 बजे या 5 बजे है, उससे पहले जो थोड़ा टाइम लग रहा है वो पढ़ लो, या उसके बाद पढ़ लो। रात को ऐसा लग रहा है कि आपको सैटरडे नाइट में आपको फ़न करना ही है, तो उस टाइम पे तो सर एक रूटीन में ना आपकी बॉडी उस टाइम पे वो करती ही है। आप चाहे संडे हो या सैटरडे हो, अगर आपको 5 बजे को उठने आता है तो आप संडे को भी उठ जाओगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ें फिर सर उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा पढ़ने का वो हुआ। अपना जो एजुकेशन, जो मेरे एजुकेशनल वाली फील्ड है, उसमें थोड़ा सा अलग ही एक दिशा देती थी उस टाइम पर। और वो मेरे को 12th में बहुत हेल्प किया था। 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज है, 90+ मैंने स्कोर किया था। और उसमें भी सब्जेक्ट भी मेरे बहुत अलग अलग थे, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट थे। तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और दूसरा अगर मैं बात करूँ इस फील्ड में आने की, स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में आने की, तो मुझे ग्रेजुएशन 3rd ईयर में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार नौकरी तो हर कोई करना चाह रहा है, बट एक इंटरेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड से बहुत पहले से हूँ, मैं खुद ही इसी फील्ड में हूँ, तो मुझे इसके जो अप्स एंड डाउन है सारी चीज़ें पता है। तो मुझे वो चीज़ें क्यों ना मैं इसको, जितना मुझे पता है मैं उसको थोड़ा सा बुकिश नॉलेज में भी पढ़ लूँ। तो वो चीज़ें फिर मेरे को बीएड करने का हुआ। तो फिर मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया, मेरा फिर यहाँ NIPVD में हो गया। देन उसके बाद सर फिर धीरे धीरे करके मैंने सेमिनार्स ज्वाइन किए। अब जब मैंने सेमिनार करने शुरू किए, ये कॉलेज में भी होता था, कॉलेज में मैंने ट्राई किया, एक दो बार ट्राई किया। देन
शुरुआत के हिसाब से ठीक ठाक थे। देन उसके बाद जब मैंने यहाँ कॉलेज में आके ये चीज़ें दोबारा से सेमिनार ज्वाइन किए, देन उसके बाद जब थोड़ा सा मौका मिल रहा है बीच में, तो टीचर्स ने बोला, पुश किया, इनक्रेज किया कि आप भी थोड़ा बोलो, तो बोला। फिर उसका धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि मैं एज अ एंकर चीज़ें करने लग गया। और जब चीज़ें एज अ एंकर आप करते हो तो फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा हेजिटेशन हुई सर, शिवरिंग टाइप भी हुआ गया था कि यार इतने लोग बैठे हैं, मैंने कुछ थोड़ा सा भी अगर गलत बोल दिया तो शायद जो उस सभा की गरिमा है उसको आहत ना पहुँचे या उसमें कुछ ना हो, खलल ना हो जाए। तो शब्दों को बहुत अच्छा बोलने के लिए आपको फिर किताबें पढ़नी पड़ती है, लोगों को सुनना पड़ता है। मैंने उसमें आपको भी बहुत सुना और दूसरे और भी हैं जिनको मैंने बहुत सुना। अब क्योंकि बीच बीच में चीज़ें आपको कुछ ना कुछ बोलनी है, बिल्कुल, यानी शेर हो गए, फिलर्स हैं वो। हाँ, आपको फिल तो करना ही पड़ेगा। अब उस चीज़ के लिए मैंने फिर कविताएं पढ़नी शुरू की, और कविताओं में मुझे ऐसा लगा, कविता हो गया या लिटरेचर हो गया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि यार एक स्पोर्ट्स का जो पर्सन है उससे अच्छा कोई पढ़ ही नहीं सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि उसको जो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी उसकी डेवलप्ड हो जाती है। बात करते करते लोगों से, कोई दूसरे कंट्री का आ रहा है, आपको उसको किस तरह से आपको अपनी कंट्री का कल्चर के साथ साथ आपको किस तरह से वेलकमिंग करना है उन सब चीज़ों को, बिल्कुल, वो आप सीखते हो। अब जब इतनी चीज़ें सीख ही रहे हो तो लिटरेचर जो है आपका, वो आपको और अच्छी चीज़ें से आता है, आपका वोकेबलरी बहुत अच्छी कर देता है। और जब वो चीज़ें अच्छी करता है देन उसके बाद फिर आप एक ऐसे स्टेज पर कहीं भी जाके बोलते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि आपको शब्दों की कमी नहीं है। और जब आप चीज़ें बोलते हो, सुनते हो लोगों को, तो मेरा यही सब चीज़ें करके सर मेरा इंटरेस्ट बना है स्टडी के लिए भी। और जहाँ तक सुनना, रिकॉर्ड करना, तो मेरे को अच्छा ऐसा लगता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोई बात करने के लिए नहीं है, तो कोई ऐसी किताब मिल गई या मतलब कोई कविता मिल गई जिसमें जो मैं शायद कहना चाह रहा हूँ वो सामने वाले जो कविता है वो कह दे रही है, तो ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात वहाँ लिख के ही भले ही सही पर समझ तो ली है। तो उसको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ तो ये किताबें तो हैं। तो वो चीज़ें सर वहाँ से सर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया कि मेरे को थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, उसका बोलना चाहिए। तो उस चीज़ की शुरुआत भी मैंने थोड़ी पहले की है। आपकी कविताएं कुछ हैं जो मुझे मिली, जो मेरे को रिकॉर्ड करने का बहुत अच्छा लगा कि उसमें कि मैंने रिकॉर्ड कर पाया हूँ वो, और जो शैली है वो भी अलग अलग लोगों को सुनने से आई है। बिल्कुल, यस सर। तो ये है जो मेरा एजुकेशन हो गया या बोलना या पढ़ने का हो गया, ये इंटरेस्ट इस तरह से आया है। राहें कितनी भी मुश्किल हो जीवन की, जब ठान ली है तो मंजिल तक तो पहुंचेंगे। और जब मंजिल, अब पहले हमको विजुलाइज करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है, और अगर टारगेट हमने विजुलाइज कर लिया उसके लिए फिर लगती है कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, परसिवरेंस। और जब जिस तरह से गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि उनको कम से कम 10-12 साल वेट करना पड़ा इंडियन जर्सी के लिए, यानी कि भारतीय टीम में, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में आने के लिए। अब क्योंकि इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पार्ट हैं, उसके प्लेयर हैं और एक्टिव मेंबर हैं अभी भी और खेल रहे हैं। अब एक वो सपना देखा था बचपन में एक सीढ़ी चलने का, और आज वो इतना सफ़र तय कर चुके हैं कि उन्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। वो जब पहली बार किसी बच्चे ने उन्हें देखा और कहा कि ये तो गंभीर भैया हैं या ये गंभीर हैं जो इंडिया टीम को खेलते हैं, सारी बातें और बहुत सारी बातें ऐसी हुई जहाँ पर लगा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। भ्रम भी टूटा, जहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर हम खेलेंगे तो पढ़ाई में रुचि कम होगी, वो भ्रम भी टूटा। और कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई जहाँ पर गंभीर ने बहुत संजीदगी से वो बातें रखी हमारे सामने। तो गंभीर, हालांकि आपसे बातें करने का मन बहुत है, मन तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप जाते जाते रेडियो केदार के माध्यम से अगर कोई संदेश सोसाइटी को देना चाहेंगे या विजुअली इम्पेयर्ड को देना चाहेंगे या जो पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी हैं या PWDs हैं उनको देना चाहेंगे और जो समाज है उनको देना चाहेंगे, तो क्या मैसेज होगा आपका गंभीर? सर मेरा जो मैसेज है वो ये है कि एज आ स्पोर्ट्स पर्सन, एज आ एक लिटरेचर को पसंद करने वाला, एक तो आपने बता दिया कि लिटरेचर दोनों ही, स्पोर्ट्स हो या दोनों हो, आप कैरी करके चल सकते हैं, तो पढ़ाई में भी आप अच्छे बन सकते हो स्पोर्ट्स का। दूसरा ये कि जो पैरा एथलीट है वो उतनी ही मेहनत करते हैं, शायद उनसे ज़्यादा करते हैं जितने नॉर्मल खिलाड़ी हैं जो कर रहे हैं या जो ओलंपिक में जा रहे हैं। अभी सर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो सिमरन, जो भी पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। बिल्कुल। तो वो कितने साल से लगी हुई थी सर, बट ये कि उनको रिकग्नाइज अब किया है, ठीक है, उनको रिकग्नाइज किया है। बट इतनी बार हैमस्ट्रिंग खींचना, चाहे किसी भी हो सर, हैमस्ट्रिंग ऐसा नहीं है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं खींचेगा और उसको नॉर्मल पर्सन को खींचेगा, ऐसा नहीं है, सारी दिक्कतें होती हैं।
तो जस्ट हमें बस एक थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है या आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें आप इतना कुछ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि जो स्नेह है और जो प्यार है वो बहुत सारी चीज़ें सर आगे बढ़ाने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो बस इतना ही है कि आप पैरा स्पोर्ट्स को भी देखिए, उसको सराहिए। शायद कहीं ना कहीं अगर टकराएं तो उस चीज़ पर हम बात कर सकें, कि ऐसा ना हो कि कल के दिन में मैं या कोई दूसरा पैरा एथलीट आपके पास आता है और आप उसमें ब्लैंक हो जाओ। तो पैरा स्पोर्ट्स के बारे में भी प्लीज़ ज़रूर पढ़ें, और समाज के आसपास में जितने भी पैरा एथलीट हो गए या दृष्टि दिव्यांग हो गए या किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो गए, तो उनको एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए, एज अ डिसेबल्ड पर्सन की तरह ना देखिए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो केदार से बात करने के लिए और रेडियो केदार पर आने के लिए। और आपने जिस तरह से अपनी जर्नी बताई, सचमुच बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि रास्ते बहुत कठिन हैं, मंजिल दिख नहीं रही है, उनको एक आस जगेगी, उनको एक तरह से एक साहस मिलेगा आगे कदम बढ़ाने का। गंभीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और धन्यवाद। रेडियो केदार सुनने वालों से ये कहूँगा कि आपके लिए हम यूं ही लेकर आते रहेंगे, यूं ही बातचीत, जहां होगी प्रेरणा, जहां होगा साहस, जहां होंगे अलग अलग फील्ड से लोग। तो सुनते रहिए रेडियो केदार। नमस्कार।